कवि जी वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी वाह वाह कवि जी। नमस्कार प्रणाम गोड़ लागतनी हम निखिल राज महुआ देखे वाले तमाम दर्शकन के दिल खोल के स्वागत करतनी और साथ ही आदर सत्कार के साथ भोजपुरी आप प्रणाम करतनी हंसी के आंगन में जेकर नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट वाह कवि जी। सारे गमों को भुलाकर आप जिंदगी का मजा लीजिए क्योंकि मौत भी दुखों से डरती है। तो हंसी की इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए हम आपका परिचय करवाते हैं अपने तीनों कवियों से। जी हाँ, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए बुलंदशहर से आए हमारे कवि आलोक बेजान जी का। दिल्ली से आई डॉक्टर प्रभा किरण जैन जी का। और हमारे कवि मंजीत सिंह जी का। तालियां। और अब हम जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ यूं कहूंगी कि कुछ अलग कहने का अंदाज है उनका। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं। कुछ यूं हुए मोहब्बत में हम, कुछ सुना भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए आलोक बेजान जी का। राजनेताओं पे बहुत कुछ कहा गया जी, लेकिन साहब कैसे एक प्राणी ने तुलना पर अपने अफसोस जताया है। जी जी, पंक्तियां सुनिए निखिल जी। स्वागत है। कि एक दिन हम रात में सो रहे थे, एक दिन हम रात में सो रहे थे, मधुर मधुर सपनों में खो रहे थे, अचानक आंखों में आंसू लिए हमें लाल बहादुर शास्त्री दिखाई दिए। अचानक आंखों में आंसू लिए हमें लाल बहादुर शास्त्री दिखाई दिए। उन्हें देखते ही हमें हुआ अपार हर्ष, तुरंत किए चरण स्पर्श, बोले हुजूर कोई सेवा बताइए। वो बोले व्यर्थ में ही समय मत गंवाइए, हमारी आंख से आंसुआ कारण ही नहीं बहते हैं, जरा ये पता लगा कर बताओ कि हिंदुस्तान में ईमानदार साहब कहाँ रहते हैं। हमारी आंख से ये आंसुआ कारण ही नहीं बहते हैं, जरा ये पता लगा कर बताओ कि हिंदुस्तान में ईमानदार साहब कहाँ रहते हैं। अगले दिन हम ईमानदार साहब को ढूंढने जिधर जिधर गए, सबने एक स्वर से कहा ईमानदार साहब को गुजरे हुए तो बरसों गुजर गए। ईमानदार साहब को गुजरे हुए तो बरसों गुजर गए। हमने कहा यार कोई तो होगा उनका पता ठिकाना, मेहरबानी करके बताना। तभी एक सज्जन बोले आप ईमानदार साहब को ढूंढते हैं, उनका पता हम आपको बताते हैं। ईमानदार साहब जलालत बाई के कोठे पर तबला बजाते हैं। आप ईमानदार साहब को ढूंढते हैं, उनका पता हम आपको बताते हैं। ईमानदार साहब आजकल जलालत बाई के कोठे पर तबला बजाते हैं। तभी एक और नौजवान बोला हम तो ईमानदार साहब को नहीं जानते, मगर हाँ हमारे पिताजी ये कहते थे ईमानदार साहब संसद के सामने एक झोंपड़ी में रहते थे। हम तो ईमानदार साहब को नहीं जानते, मगर हाँ हमारे पिताजी ये कहते थे ईमानदार साहब संसद के सामने एक झोंपड़ी में रहते थे। इतना सुनते ही हमने तुरंत किया प्रस्थान। मौके पर पहुंचे तो देखा झोंपड़ी जगह था एक आलीशान मकान। जैसे ही हमने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक सभ्य पुरुष निकल कर आया, मुंह में जलता हुआ सिगार, एक हाथ में लिए हुए गिलास जिन। हमसे बोला प्लीज कम इन। हमसे बोला प्लीज कम इन। हमने कहा इस कोठी की एक झोंपड़ी थी जिसमें ईमानदार साहब रहते थे, जरा उनके बारे में कुछ बताइए। वे बोले आपने आने में बहुत देर कर दी, वो तो बरसों पहले मर गया, उससे सच्चाई नामक एक बीमारी थी, इसी वजह से वो आत्महत्या कर गया। आपने आने में बहुत देर कर दी, वो तो बरसों पहले मर गया, उससे सच्चाई नामक एक बीमारी थी, इसी वजह से वो आत्महत्या कर गया। और पता नहीं मूर्ख ने कौन सी भांग पी थी, अपनी झोंपड़ी के बाहर सत्यमेव जयते की तख्ती टांग दी थी। उसके मरने के बाद हमने उस तख्ती को उतरवाया है, उस पर भ्रष्टमेव जयते लिखवाया है और अपनी कोठी के बाहर टंगवाया है। आजकल इस कोठी में हम रहते हैं, हमसे मिलिए हमें बेईमान साहब कहते हैं। हमसे मिलिए हमें बेईमान साहब कहते हैं। इतना सुनते ही मेरे खून में दौड़ने लगी गर्मी, मगर वो मुस्कुराते हुए बोले इनसे मिलो ये है मेरी पत्नी बेशर्मी। इनसे मिलो ये है मेरी पत्नी बेशर्मी। अब आइए आपको अपने बच्चों से भी मिलवा दूं, इनके क्रियाकलाप बता दूं। इतना कहते ही उन्होंने विशेष अंदाज में 3 बार ताली बजाई। अंदर से 6 बच्चों की टीम आई। बोले आज जिसका चारों तरफ बोलबाला है ये मेरा सबसे बड़ा बेटा घोटाला है। आज जिसका चारों तरफ बोलबाला है ये मेरा सबसे बड़ा बेटा घोटाला है। उससे छोटा लालच
तीसरा विश्वासघात, चौथा धार्मिक उन्माद, पांचवा जातिवाद। ये मेरे पांचों होनहार लाल हैं। और वो जो कोने में खड़ी है मेरी एकमात्र लाली है, इसका नाम दलाली है। ये मेरे पांचों होनहार लाल हैं, ये मेरे पांचों होनहार लाल हैं। और वो जो कोने में खड़ी है मेरी एकमात्र लाली है, इसका नाम दलाली है। ये सारे दिन सोती है, रात को तैयार होती है, सारी रात सत्ता के गलियारे में घूमती है। हम पूछते हैं तो हमें राजनेताओं का चरित्र बताती है, पर मुझे किसी बात का कोई गम नहीं है। मेरी बेटी भी मेरे बेटों से कम नहीं है। और अपना तो सीधा सा सिद्धांत है, ये देश जाए भाड़ में, हम तो खद्दर की आड़ में दोनों हाथों से कमाते हैं। बेईमान हैं मगर ईमानदारी के साथ बांट कर खाते हैं। ये देश जाए भाड़ में, ये देश पंक्ति निवेदित करता हूँ, ये देश जाए भाड़ में, हम तो खद्दर की आड़ में दोनों हाथों से कमाते हैं। बेईमान हैं मगर ईमानदारी के साथ बांट कर खाते हैं। तो उस नेताजी की बात सुनकर मेरे जैसा अल्प बुद्धि का कवि आज तक हैरान है। मगर मैं जानता हूं मेरा भारत वास्तव में महान है। और वैसे भी हर ओर जहां खद्दरधारी कौवे करते हैं बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत एक रचना और निवेदित कर देता हूं। स्वागत है। कि एक दिन रात के वक्त सर्दी थी सख्त, मैं कवि सम्मेलन में से आ रहा था। एक दिन रात के वक्त सर्दी थी सख्त, मैं कवि सम्मेलन में से आ रहा था। अंधेरा घना छा रहा था, अचानक मैं चौंका, कोई कुत्ता नहीं भौंका। अचानक मैं चौंका, कोई कुत्ता नहीं भौंका। कुत्ते को देखकर जैसे ही मैंने गर्दन झुकाई, उस बेचारे के सिसकने की आवाज आई। जैसे ही मैंने गर्दन झुकाई, उस बेचारे के सिसकने की आवाज आई। हमने कहा रे बदनसीब, इस देश में क्यों रोता है? ये हादसा तो रोजाना होता है। तो मेरी बात को सुनकर, अपने सर को धुनकर, मूक भाषा में जो कुत्ते ने व्यथा सुनाई, वही व्यथा आपको सुनाता हूं भाई। तो माय डियर कुत्ते का कथन था, माय डियर ऐसा बात सही कह रहा हूं। माय डियर कुत्ते का कथन था कि आजकल लोग हमारे चरित्र को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हमारा नाम इन नेताओं के साथ जोड़ रहे हैं। आजकल लोग हमारे चरित्र को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हमारा नाम इन नेताओं के साथ जोड़ रहे हैं। पर अब तो ये नेता भी हमसे घबरा रहे हैं, क्योंकि हम लोकसभा में एक विधेयक ला रहे हैं। आज के बाद कोई भी हमारे चरित्र को यूं नहीं तोड़े मरोड़ेगा, हमारा नाम इन नेताओं के साथ नहीं जोड़ेगा। अरे हम तो जिसका खाते हैं उसी के हो जाते हैं। बढ़िया भाई, वाह, बहुत सुंदर पंक्तियां सुनिएगा मित्रों। हम तो जिसका खाते हैं उसी के हो जाते हैं, इसीलिए तो स्वामी भक्त कहलाते हैं। हम में और इन नेताओं में यही तो है भेद, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में करते हैं छेद। हम में और इन नेताओं में यही तो है भेद, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में करते हैं छेद। तो उस कुत्ते की बात सुनकर मैंने दिमाग पर जोर डाला और काफी सोच विचार कर यही निष्कर्ष निकाला कि हे सच्चरित्रता का दम भरने वालों, तन से उजले मन से कालो, आजाद हिंदुस्तान में ये बात कितनी विचित्र है। अरे आजकल के नेताओं, तुमसे अच्छा तो इन कुत्तों का चरित्र है। आजकल के नेताओं, तुमसे अच्छा तो इन कुत्तों का चरित्र है। कुत्तों का चरित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार फिर से आलोक बेजान जी के लिए। तालियां। जहाँ पहुँचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ वाह कवि जी, वाह कवि जी। जी हाँ, वक्त हो चुकल भाई को छोट मोट ब्रेक के, लेकिन आप कहीं जाए मत। हम ऐसे गए नहीं, ऐसे ही नहीं। एक प्रोग्राम है जेकर नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट वाह कवि जी। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह, अरे वाह कवि जी। डॉक्टर बोला आप यहाँ आई, आपका स्टेटस बढ़ गया है। अरे लाख 2 लाख, सुनो श्रद्धा, लाख 2 लाख अगर खर्च कर भी दिए तो बतलाइए आपका क्या घट गया है। अरे इस नर्सिंग होम में से तो किस्मत वाले वापस जाते हैं, वरना ज्यादातर के उठावनी के फोटो आते हैं। कि उस धर्मराज ने ही तुमको जुए पर दाव लगाया था, दुशासन ने पल्लू खींचा, पतियों ने शीश झुकाया था। और युधिष्ठिर को गर उसी रोज तुम मौत की नींद सुला देती, औरत सौदे की चीज नहीं, संसार को सबक सिखा देती। और अब वस्त्र विहीना होकर भी तुम कृष्ण बुला ना पाओगी, हाथों को बांधे रखोगी, केवल अबला कहलाओगी। केवल अबला कहलाओगी। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह, अरे वाह कवि जी। स्वागत बा एक बार फिर से रवा सबे के हंसी के आंगन में, जेकर नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट वाह कवि जी।
तो हंसने की इस रफ्तार को रखते हैं बरकरार और बुलाते हैं अपनी अगली कवित्री को, जिनकी मुस्कान है सदाबहार और वो जब भी आती हैं तो मौसम हो जाता है खुशगवार। स्वागत है दिल्ली की डॉक्टर प्रभा किरण जैन जी का। जोरदार ताली स्वागत किया जाए। एक शेर से बात शुरू करने जा रही हूँ। अकबर इलाहाबादी का एक शेर मुझे याद आ रहा है। पाल ले कोई रोग नादा उम्र भर के लिए, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। क्या बात है, क्या बात है, और क्या बात है। मंजीत, उस शेर का मुझ पे ऐसा असर हुआ कि मुझे लगा कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही डालूं। तो क्योंकि रोग लगाना, और वो रोग भी ऐसा जिसके बिना जिंदगी काटना दुश्वार हो जाए, तो ऐसा रोग मैंने लगाने के लिए क्या किया कि मैं रसोई में काम कर रही थी। काम करते करते अचानक मेरी उंगली कट गई। वहीं से ये घटना और दुर्घटना जो में परिवर्तित हुई, और फिर क्या क्या घटा मैं नहीं चाहती कि आप सबके साथ भी घटे, पर आपसे बांटना जरूर चाहती हूँ। जरूर 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 जरूर। इसका कविता का शीर्षक मैंने दिया था, ये सरकारी अस्पताल नहीं प्राइवेट नर्सिंग होम है। ये सरकारी अस्पताल नहीं, प्राइवेट नर्सिंग। क्योंकि अक्सर लोगों को ये भ्रम रहता है कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ इलाज नहीं मिलता। तो जितने बड़े आप शोरूम जैसे या जितने बड़े आप 5 स्टार होटल जैसे अस्पताल में जाते हैं, शायद आपको बेहतर इलाज मिलता है। तो ये सोच के ये जितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो इलाज की दुकानें मैं बोलती हूँ, वो चलती हैं। बढ़िया बढ़िया। तो वही मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। स्वागत है। पिछले साल एक दुर्घटना घट गई, सब्जी काटते हुए हमारी उंगली कट गई। हमारी बहुत खास एक चचिया सास बोली, बहू रानी प्रभा, इस बहते खून की भी करो परवाह। अरे पूतो फलो पर खूनो मती निहाओ, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलवाओ। वाह 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 वाह, डॉक्टर ने लिख दिया ब्लड टेस्ट करवाइए, और बहुत खून गिरने से हीमोग्लोबिन कम हो गया है, इन्हें शीघ्र ही पास के नर्सिंग होम में ले जाइए। बढ़िया। हमने कहा चलते हैं सरकारी अस्पताल में। डॉक्टर बोला डोंट सी द एक्सपेंस। इतने में देखते क्या हैं, आ गई थी एम्बुलेंस। नर्सिंग होम साक्षात स्वर्ग धाम, सारे तुरत फुरत काम, ब्लड, ग्लूकोज, ईसीजी, इको, सभी अच्छे लग रहे थे जी को। उंगली सिली तो राहत मिली, उंगली सिलवाकर हमें कमरे में कर दिया गया शिफ्ट। रोज मिलने वाले आने लगे, लाने लगे गुलदस्ते और गेट वेल गिफ्ट। शाम को डॉक्टरों का पूरा यूनिट आया और हमें हमारी उंगली कट जाने का रहस्य बताया। हमें सलाह दी कि सब प्रकार के टेस्ट और एक्सरे करवा लिए जाएं, और क्योंकि उंगली का खून दिमाग से आता है, इसलिए कैट स्कैन भी करवा लिया जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पति ने बीच में टोका तो डॉक्टर बोला, आप बीच में मत बोलिए, ये हमारे मरीज की जिंदगी का सवाल। अरे ठीक है, आपके मरीज का मर्ज है, पर हमारा भी तो कोई फर्ज है। आप हमें हमारे फर्ज को निभाने दीजिए और सब टेस्ट एक्सरे करवाने दीजिए। रोगी यहाँ आने पर हमारी इच्छा से जिएगा और हमारी इच्छा से मरेगा। वाह वाह वाह, बहुत। आप बीच में बोलने वाले होते कौन हैं? यह सरकारी अस्पताल नहीं है मिस्टर, प्राइवेट नर्सिंग होम है। बहुत। उनकी लच्छेदार बातों में हम कुछ दिन वहां और रुक गए, पर पता नहीं कितने रुपए और ठुक गए। उंगली से लगातार जब बहता रहा खून, और दिसंबर से पड़े पड़े आने लगा जून। तब हमने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब अब तो छोड़ दीजिए पीछा हमारा, आखिर हमने आपका क्या कभी बिगाड़ा। डॉक्टर बोला, आप यहाँ आई, आपका स्टेटस बढ़ गया है। अरे लाख 2 लाख, सुनो श्रद्धा, लाख 2 लाख अगर खर्च कर भी दिए तो बतलाइए आपका क्या घट गया है। अरे इस नर्सिंग होम में से तो किस्मत वाले वापस जाते हैं, वरना ज्यादातर के उठावनी के फोटो आते हैं। कविता का अंतिम बंद है ये। जैसे तैसे पीछा छुड़ा हम लौट आए अपने घर, आते ही हमने उतारा उंगली से प्लास्टर, घाव पर लगाई पिसी हुई हल्दी, घाव हमारा भरने लगा जल्दी से जल्दी।
हमारी चचिया सास बोली, बहू क्या मुआ नासपीटा नर्सिंग होम है, आखिर घर ही हमारा होम स्वीट होम है। होम स्वीट होम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर से एक बार प्रभा जी का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पहुँचे न सूरज के घाट कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ, वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। वैसे ही हंसी की फुलझड़ियां फूटती रहेंगी और आपको हम हंसाते रहेंगे और आप कहते रहेंगे वाह कवि जी वाह वाह। लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी वापस आएंगे, आप कहीं जाइएगा मत। देखते रहे बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह वाह, वाह कवि जी, वाह, अरे वाह कवि जी। उस धर्मराज ने ही तुमको जुए पर दाव लगाया था, दुशासन ने पल्लू खींचा, पतियों ने शीश झुकाया था। और युधिष्ठिर को गर उसी रोज तुम मौत की नींद सुला देती, औरत सौदे की चीज नहीं, संसार को सबक सिखा देती। और अब वस्त्र विहीना होकर भी तुम कृष्ण बुला ना पाओगी, हाथों को बांधे रखोगी, केवल अबला कहलाओगी। केवल अबला कहलाओगी। वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह वाह, वाह कवि जी, वाह, अरे वाह कवि जी। स्वागत है आपका फिर से हंसी के इस आंगन में जिसका नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी। और बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए हम बुलाना चाहेंगे हमारे अगले कवि को। तो सबसे पहले आप तैयार हो जाइए बंगड़ा पाने के लिए, क्योंकि फरीदाबाद से आ रहे हैं सरदार मंजीत सिंह जी। जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए। पिछले दिनों ये दिल्ली में जो हुआ, जी जी, बहुत बहुत शर्मनाक हुआ। उसके बारे में तरह तरह की बातें आई कि साहब फांसी की सजा दे दीजिए, हर एक को ये करिए वो करिए। मैंने एक अलग एंगल से, एक अलग दृष्टिकोण से बात सोची है कि भाई जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सबल बनाएं, किसी के इंतजार ना करें। देखिए लिखा कहीं मैथिली शरण गुप्त जी ने कि अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध मगर आंखों में पानी। अरे कहीं कहते हैं प्रसाद जी कि मुक्त करो नारी को युग युग की कारा से बंधनी नारी को। वो पुरुष से आह्वान करते हैं कि वो नारी को मुक्त करे। मेरी रचना में आह्वान नारी से है कि वो खुद खड़ी हो और अपनी मुक्ति का द्वार स्वयं खोले, और उसे किसी की जरूरत नहीं है। वो रचना देखिए आप, मैं आपको सबको समर्पित करता हूँ, विशेष रूप से श्रद्धा जी को और प्रभा जी को और ऑडियंस में बैठी सभी महिलाओं को। अधरों के ताले तोड़ोगी, मुस्का के तब गा पाओगी। अधरों के ताले तोड़ोगी, मुस्का के तब गा पाओगी, हाथों को बांधे रखोगी, केवल अबला कहलाओगी। हाथों को बांधे रखोगी, केवल अबला कहलाओगी। बहुत अच्छा भाई। उस धर्मराज ने ही तुमको जुए पर दाव लगाया था, दुशासन ने पल्लू खींचा, पतियों ने शीश झुकाया था। और युधिष्ठिर को गर उसी रोज तुम मौत की नींद सुला देती, औरत सौदे की चीज नहीं, संसार को सबक सिखा देती। और अब वस्त्र विहीना होकर भी तुम कृष्ण बुला ना पाओगी, हाथों को बांधे रखोगी, केवल अबला कहलाओगी। क्या बात है, बहुत। और देखिए आपके कुछ लोग परेशान होते हैं क्यों कोयल कूकू गाती है। कि कुछ लोग परेशान होते हैं क्यों कोयल कूकू गाती है। मुस्लिम महिला तो पर्दे में हर रोज सिमटती जाती है शौहर को अधिकार यहाँ नित नया निकाह रचाने का, कलियों को रोज मसलने का, हर रोज तलाक सुनाने का। इस चक्रव्यूह में पड़ी रही, पग पग पर ठोकर खाओगी, हाथों को बांधे रखोगी, केवल अबला कहलाओगी। और अंतिम बंद देखें इस कविता का। भटके क्या राह दिखाएंगे, खुद अपनी राह बनाओ तुम। मेरा आह्वान देखिए, भटके क्या राह दिखाएंगे, खुद अपनी राह बनाओ तुम। सीता सावित्री की छोड़ो, अब रणचंडी बन जाओ तुम। कि नागिन जैसा फुफकारोगी, न पास नेवला आएगा, गरडंक मारना भूल गई, चूहा तुमको खा जाएगा। वाह। और गलमाल में होंगे असुरमुंड, कि गलमाल में होंगे असुरमुंड, माँ काली सी पुज जाओगी, हाथों को बांधे रखोगी, केवल अबला कहलाओगी। बहुत जोरदार ताली कीजिए मंजीत जी का। पहुँचे न सूरज के घाट कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ, वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी।
हसल मुस्कुरावल आदत है हमार, कि वो हमरा के याद करे या ना करे, सबके हंसावे के आदत है हमार। तो यही के साथ श्रद्धा जी, बिल्कुल। तो अभी जो वक्त हो चला है वो हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन अगले एपिसोड में फिर होगी आप सभी से मुलाकात हंसने हंसाने की नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए हंसी के ये आंगन, जेकर नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह, अरे वाह कवि जी। मूक भाषा में जो कुत्ते ने व्यथा सुनाई वही व्यथा आपको सुनाता हूँ भाई। हम तो जिसका खाते हैं उसी के हो जाते हैं, इसीलिए तो स्वामी भक्त कहलाते हैं। हम में और इन नेताओं में यही तो है भेद, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में करते हैं छेद। मुझे मुफलिसी की दौलत मेरे बाप से मिली है। मुझे मुफलिसी की दौलत मेरे बाप से मिली है। मेरी खानदानी दौलत कोई ले सके तो ले ले। मेरी खानदानी दौलत कोई ले सके तो ले ले। और जहाँ भी उधार खाया वहाँ फिर न मुंह दिखाया। जहाँ भी उधार खाया वहाँ फिर न मुंह दिखाया। ये मेरी अजीम गैरत कोई ले सके तो ले ले। अमोच बुज़दिल के लिए जान का जंजाल भी है। अब मौत जो रखते हैं बीवी को डराने के लिए, मौत जो रखते हैं बीवी को डराने के लिए, अरे साफ कर लेते हैं साली को मनाने के लिए। जब कहो मुझे जाने मन सैर दुनिया कराऊंगा, पायलट हूँ जहाज का, टांगा वाला नहीं हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।